नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम में द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। मेरा नाम है समीर सिंघल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर और मेरे इस सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे राज्य व्यवस्था और राष्ट्रपति के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा फॉर योर अपकमिंग सीएपीएफ एग्जाम। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्जाम है, तो उसमें असिस्टेंट कमांडेंट में ये चैप्टर या ये टॉपिक मैं कहूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये साबित हो सकता है। इससे काफी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। इससे काफी सारे टॉपिक्स जो है रिलेटेड रहते हैं, तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना भी चाहिए। तो इसी टॉपिक पर आज चर्चा होगी और इससे संबंधित थोड़े से हम थ्योरी के साथ साथ सवाल भी देखेंगे, क्या सवाल इससे बन सकते हैं। ठीक है, so that is the topic for today, so let us start the session। और सेशन की शुरुआत में बिल्कुल आप लोगों को जो है एक और चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं शुरुआत करने से पहले। हाँ, शुरुआत करने से पहले दोस्तों, here is a little bio about me, if you want to read it you can pause and you can read। उसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बताता हूँ। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ आपको मिलती है टेस्ट सीरीज और क्विजेस, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डाउट क्लियरिंग सेशंस। अपने फेवरेट मेंटर, अपने फेवरेट टीचर के साथ बैठकर आप जो है डाउट्स को सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ लाइव इंटरेक्शन होगा 1 to 1, और आपके फेवरेट टीचर आपके साथ होंगे जिनसे आप अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर पीडीएफ होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। उसके साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी उन टीचर्स के द्वारा जिन्होंने इन एग्जाम्स को कवर किया है और या फिर उसी सर्विस से वे आए हैं। सो यू विल बी स्टडिंग विद द टॉप एजुकेटर्स इन द इंडिया एंड दे विल बी गाइडिंग यू इन योर। इसके बाद हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आने के लिए या स्पेशल क्लासेस में आने के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए एंड यू आर लॉग इन विद योर नंबर एंड यू आर ऑन। और उसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ने के लिए आप जिस भी वर्टिकल को चूज करते हैं उसके गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, पर्टिकुलर मंथ्स को चूज कीजिए, जितने समय के लिए आप लेक्चर लेना चाहते हैं उतने समय में आप जुड़ सकते हैं। And for the discount, do use this code, that is SAMI10। SAMI10 is my code and you can use it for the maximum discount, that is SAMI10, SAMMY and 10, that is the SAMI10। you can use this code for the maximum discount, that is 10%। तो गाइज, आज का जो सेशन है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के बारे में बात करने वाले हैं। और ये आपके सामने राष्ट्रपति भवन और इस तरफ है हमारे राष्ट्रपति साहब जिनका नाम है मिस्टर रामनाथ कोविंद। फिलहाल इस राष्ट्रपति भवन की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति भवन जो है ये आपका दिल्ली में है और किसने इसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, तो वो थे एडवर्ड ल्यूटेंस। एडवर्ड ल्यूटेंस ने, आप सबको पता है कि दिल्ली का जो आर्किटेक्ट है वो एडवर्ड ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर नाम के एक व्यक्ति ने इसको बनाया है। तो इन्हीं दोनों का नाम भी आता है दोस्तों, कहाँ पर, इन्हीं दोनों का नाम आता है आपके राष्ट्रपति भवन के सामने। दूसरी तरफ है मिस्टर रामनाथ कोविंद। ये दोस्तों, अगर हम रामनाथ कोविंद साहब की बात करें तो रामनाथ कोविंद साहब जो हैं, इनके बारे में चर्चा की जाए तो ये 14th पर्सन है। ही इज द 14th पर्सन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज सिटिंग ऑन द 15th पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि जो पद जिस पर ये बैठे हैं वो 15वीं बार वो बनाया गया है। और जो ये व्यक्ति हैं, ये कौन से नंबर के व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, तो ही इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, इनसे पहले बाकी के राष्ट्रपति आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरी सीरीज में। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन हुआ कि 15वां पद है लेकिन 14 रखते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि राजेंद्र प्रसाद साहब जो है वो 1952 से लेकर और 1962 तक आपके राष्ट्रपति रहे थे। 2 कार्यकाल उन्होंने किए हैं, इस वजह से ही इज द 14 रामनाथ कोविंद मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द 14th पर्सन एंड ही इज सिटिंग ऑन द 15th एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये है यहाँ पर पूरी लिस्ट। इसके अलावा इन लोगों में से दोस्तों 6 लोग ऐसे हैं, 6 लोगों के बारे में बात की जाए, 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको जिनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। भारत में आज तक 6 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको भारत रत्न मिला है। अगर हम चर्चा करें कि वो कौन कौन है,
तो दोस्तों उनमें बात आती है राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। इनके बाद बीवी गिरी साहब के बाद अगर बात करें तो अगले आते हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। ये हो गए 5 और अभी हाल ही में मिला था प्रणब मुखर्जी को, तो टोटल हो जाते हैं 6। तो टोटल 6 राष्ट्रपति को आज तक क्या मिला हुआ है, भारत रत्न यहाँ पर मिला हुआ है। बाकी इन सब के अलावा और भी अन्य फैक्ट्स हैं, कुछ अन्य बातें हैं इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कई बार पूछी जा सकती हैं। चलिए एक प्रश्न के साथ आपको इस पॉइंट पर छोड़कर आगे बढ़ूंगा और वो क्वेश्चन ये है that who was the first female candidate who participated who was the first female candidate who participated in the president election in India। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली पहली महिला कौन थी, पहली महिला कौन थी? तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके सामने है। अब बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में जब बात करेंगे तो यानी कि सिंपल सी बात है, हम बात करेंगे पार्ट 5 यानी कि द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, संघीय सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। और यूनियन गवर्नमेंट या पार्ट 5 की जब हम बात करते हैं तो पार्ट 5 में क्या आता है, पार्ट 5 में आपके अनेकों प्रकार के चैप्टर्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव चैप्टर में हम पढ़ते हैं किन के बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर। इनके बाद बात करें तो और क्या आता है दोस्तों, और आता है यहाँ पर आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब कौन होते हैं, ये सब होते हैं एग्जीक्यूटिव। तो फर्स्ट चैप्टर एग्जीक्यूटिव होता है और एग्जीक्यूटिव किन किन को माना जाता है वो आपके सामने है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर एंड द एजीएम। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसको एग्जीक्यूटिव नहीं माना जाता। तो हमेशा याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव की जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन रखे जाते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर एंड द एजीएम। These are known as the executive। तो आज हम पहले चैप्टर के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी चैप्टर्स होते हैं, जैसे अगला चैप्टर होता है पार्लियामेंट। उसके बाद आगे चले तो उसका अगला चैप्टर आता है लेजिस्लेचर। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाती है, जुडिशरी की बात आ जाती है, और फिर फाइनली में आपका आता है दोस्तों आपका कैबिनेट। तो इस प्रकार से और भी 4 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन फिलहाल आज एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जो जिक्र है दोस्तों, सबसे पहली बात आती है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जिक्र हमारे संविधान में कहां पर है, पार्ट 5 में है। पार्ट 5 में फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में कौन से आर्टिकल्स में, तो याद रखिएगा फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 62 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक भारत के राष्ट्रपति को क्या किया गया है, भारत के राष्ट्रपति को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर बात आ जाती है इनकी। सो दोस्तों आर्टिकल 52 ये होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। और आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 के बारे में चर्चा की जाए तो ये केवल ये नहीं बोलता भारत के राष्ट्रपति के, और भी मायने हैं। ठीक है, देखो जब हम कानून या संविधान ये चीजें पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो लिखा होता है, ठीक है, जो लिखा होता है वो लिखा जितना होता है ना, हमें उससे ज्यादा समझने की उम्मीद हमारे से की जाती है कि हम उससे क्या समझ रहे हैं। इसी चीज को लेकर बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स भी हुए हैं, बहुत सारी दलीलें भी रखी गई हैं। तो हमें यहाँ पर भी यही समझना होगा कि हमारे सामने जो बात लिखी है वो और क्या हमें बताती है। तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केवल ये बात लिख के छोड़ दी, लेकिन एक बात ध्यान रखो, आर्टिकल 52 ये भी कहता है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई हमेशा भारत में एक राष्ट्रपति होगा ही होगा। मतलब ये है कि कोई भी पद खाली हो सकता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं है। कोई स्थिति ऐसी नहीं हो सकती कि राष्ट्रपति का पद खाली। उसका एक उदाहरण सुनिए। जब आपको याद होगा जब 2017 में चुनाव हुए तो प्रणब मुखर्जी साहब क्या थे, वो हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ये हमारे। चुनाव हुआ लगभग मई और जून के आसपास और पद बदला कब, 25 जुलाई। 25 जुलाई को प्रणब मुखर्जी ने अपना पद छोड़ा और इनकी जगह आकर बैठ गए कौन, मिस्टर रामनाथ कोविंद साहब यहाँ पर आकर बैठ गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जब तक अपनी गद्दी पर बैठेंगे जब तक दूसरा व्यक्ति आकर उस पद को नहीं संभाल लेता। यही बात आर्टिकल 62 में भी बताई गई। ठीक है, तो वहां पर भी मैं आपको ढंग से इस बात को समझाऊंगा। फिलहाल आर्टिकल 52 में ये ध्यान रखो कि ये पद कभी खाली नहीं,
कोई भी स्थिति आ जाए, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब भी एक व्यक्ति को उठा के वहां पर बैठा दिया जाएगा और वो कौन होगी। तो ये एक हायरार्की होती है जिसके तहत ये काम चलता है। सो आर्टिकल 52 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 52 आई होप सबको क्लियर होगा। आपसे कभी भी पूछा जाए राष्ट्रपति का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 52। अगला देखो, अगला आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस पे काफी प्रश्न बनते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। कार्यकारी शक्तियां किसकी, संघ की, इसमें बताई गई है आर्टिकल 53। अब उनके बारे में क्या बात कहता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, चाहे तो जो मैं बोल रहा हूं उसको जरूर लिख लेना। आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 कहता है कि देखो भैया, जितनी भी आपकी यूनियन की पावर्स होती है ना, किससे संबंधित, एग्जीक्यूटिव से संबंधित। जितनी भी आपकी यूनियन की पावर्स होती है एग्जीक्यूटिव से संबंधित, ये किसको दी जाती हैं, राष्ट्रपति। ये किसको दी जाती हैं, राष्ट्रपति को दी जाती है। अब ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो इन शक्तियों का या तो खुद इस्तेमाल करे, भाई खुद से उन कामों को करे, या फिर ये किसी को अपॉइंट करे, या किसी को अपॉइंट करे जो कि इसके सबऑर्डिनेट के तौर पर उन शक्तियों का इस्तेमाल इसके लिए करे। ठीक है, सो दैट इज द थिंग बिहाइंड आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में जो यहां से लेकर और यहां तक की जो बात की गई है वो यही है कि राष्ट्रपति, जो हमारे देश की जो संघ की कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति को दी गई है। दे आर ऑल वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ इट इज अपॉन हिम दैट इफ ही ट्राइड those powers himself or he will appoint or his subordinates to execute the power on his behalf, ताकि वो उसकी जगह पर उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। तो himself और subordinate की बात यहाँ पर आ जाती है। So that is the thing behind article 53 first point. Second point is that the president of India, जो भारत का राष्ट्रपति होगा, वो दोस्तों क्या होता है, he is the supreme commander, he is the supreme commander of ऑल द थ्री आर्म फोर्सेस। ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। क्या होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से क्या मतलब हुआ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष के तौर पर कौन कार्यरत रहता है, राष्ट्रपति कार्यरत रहता है। ही एक्ट एज द सुप्रीम कमांडर। ठीक है, हालांकि ये सभी पावर्स इसकी इनडायरेक्ट होती हैं। देयर आर नो डायरेक्ट पावर फॉर द प्रेसिडेंट। हमारे भारत में संविधान यही कहता है कि राष्ट्रपति की खुद की कोई शक्ति नहीं है। उसकी सभी शक्तियां या तो प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कहने का मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर्स यूज करते हैं टू रन दिस कंट्री। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। इसी बात को अभी आगे मैं आपको आर्टिकल 54, 55 में भी समझाऊंगा कि जब इसका चुनाव होता है तो क्यों इसका चुनाव इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, चलो, तो ये बात आ जाती है आर्टिकल 52, आर्टिकल 53। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 54 स्टेट्स टू थिंग्स। क्या, ये दो बातें बताता है। पहली बात ये बताता है कि देखो हमारे देश में राष्ट्रपति का क्या होगा, चुनाव होगा। There shall be an election which will be held for the selection of president। भाई एक इलेक्शन होगा जिससे हम राष्ट्रपति को चुनेंगे। ठीक है, जिससे हम राष्ट्रपति को चुनेंगे। उसके बाद दूसरी बात ये क्या कहता है, दूसरी बात ये कहता है कि देखो जो राष्ट्रपति को चुनेगा वो कौन चुनेगा, वो चुनेगा इलेक्टोरल कॉलेज। जो राष्ट्रपति को चुनेगा वो कौन चुनेगा, वो चुनेगा इलेक्टोरल कॉलेज। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति को चुनेगा कौन, निर्वाचन मंडल चुनेगा। ये बात बताता है आपका आर्टिकल 50। अब बात ये आ जाती है कि ये दोस्त जो हमने निर्वाचन मंडल की बात करी है, निर्वाचन मंडल है क्या। निर्वाचन मंडल में तीन चीजें होती हैं, तीनों को ध्यान से सुनिएगा और फिर आगे सुनिए। पहला होता है दोस्तों इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के चुने गए सदस्य। जो संसद के चुने गए सदस्य होते हैं वो आते हैं किसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में। फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द 28 लेजिस्लेटिव असेंबलीज। भाई हमारे देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में 28 विधानसभाएं हुई, हर एक में एक, तो उनके चुने गए सदस्य। इसके साथ साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के भी चुने गए सदस्य आ जाते हैं किसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में। तो तीन चीजें आती हैं।
अब दिल्ली और पुडुचेरी के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आता है आपका 70th अमेंडमेंट, 70वां संशोधन आता है। और 70वां संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया था। अब बात यह आएगी कि केवल दिल्ली और पुडुचेरी ही क्यों? तो दिल्ली और पुडुचेरी इसलिए क्योंकि यही दो केवल अभी तक यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसकी विधानसभा बनी हुई है। हालांकि जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी ही यूनियन टेरिटरी बनाई गई है जिसमें विधानसभा है, लेकिन अभी तक विधानसभा का ना तो चुनाव हुआ, और बाद में अगर जम्मू कश्मीर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा भी तो भी यहाँ पर अमेंडमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा और कोई राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। तो यहाँ पे जानने वाली बात क्या हो गई, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। यानी कि अब 2 पॉइंट और नोटेट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता। नो नॉमिनेटेड मेंबर विल पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी मनोनीत सदस्य को अलाउड नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, किसी भी विधान परिषद को भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। राष्ट्रपति का चुनाव मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारे 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनकी विधान परिषद भी आपके राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। So that is the thing behind the election of the president of India। इन बातों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यही सारी बात इन दोनों पॉइंट्स में लिखी है अंडर आर्टिकल 50। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अच्छा, अब एक बात और, अब आप कहोगे कि सर अच्छा एक बात बताओ कि हमने राष्ट्रपति का चुनाव तो करवा दिया, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हमने डायरेक्ट क्यों नहीं किया? भाई हम डायरेक्ट चुन लेते। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने ये कहा था कि देखो भाई, ये जो राष्ट्रपति है ना, इसकी कोई अपनी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इसकी कोई अपनी पावर नहीं है। और जब इसकी कोई अपनी पावर नहीं है तो इस व्यक्ति को चुन के आप करोगे क्या? ठीक है भाई, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, जगह जगह पर बूथ लगाने पड़ेंगे, जगह जगह पर आपको लोगों को तैनात करना पड़ेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस बुलानी पड़ेगी, फिर 130 करोड़ लोग इसका, 130 में से चलो 80 करोड़ लोग इसका चुनाव करेंगे, और उसमें इतना पैसा खर्चा होगा किसके लिए? केवल ऐसे व्यक्ति को चुनने के जिसके पास कोई पावर नहीं है। So that is why an indirect election is held for the president of India। ठीक है, so this is the thing। ये बात आ जाती है आर्टिकल 54 में। 54 के बाद आता है आर्टिकल 55। कई बार बच्चे 54 और 55 में बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो 54 भी ये कह रहा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 कह रहा है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है इलेक्टोरल कॉलेज, जो हमने 54 आर्टिकल में चूज लिया है। उसके बाद है ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैसे? सुनो, देखो सबसे पहले आता है इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन यानी अप्रत्याशी तौर पर चुनाव। कहने का मतलब क्या होता है भाई, आपने अपने एमपीज और अपने एमएलए को चुना, ठीक है, और मैंने अभी इलेक्टोरल कॉलेज में आपको क्या बताया कि इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट कौन करता है? एमपीज, इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलए ही तो करते हैं। तो यानी कि क्या हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्याशी तौर पर होता है, यानी आपने अपने प्रत्याशियों को चुना हुआ है, वो आपके बिहाफ पर जाते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। दैट इज द थिंग बिहाइंड इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। दूसरी बात आती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है भाई? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जी में बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और तीसरी चीज है बैलेट पेपर। दोनों को साथ में समझो। आप लोगों ने कभी ना कभी जब ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म जब भरते हैं हम, तो उसमें जब मेरिट लिस्ट, उसमें जब रिजल्ट आता है, रैंक्स आती हैं, तो रैंक्स के आने के बाद होती है एक चीज जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। अगर आपका पार स्कोर आपने किया हुआ है तो आपकी रैंक बनेगी, और रैंक बनने के बाद होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग में जब आप बैठोगे तो मान लो आपकी जो रैंक है वो 1000 है, और आप जा रहे हो काउंसलिंग में, तो अब तो आजकल तो ऑनलाइन होती है, पहले जाना होता था। तो यहाँ पर आप क्या भरोगे? अपनी लिस्ट भरो। आपने पहला कॉलेज भरा, दूसरा कॉलेज भरा, तीसरा कॉलेज भरा, चौथा कॉलेज, आपने टॉप 4 कॉलेजेस को चुन लिया। अब आपने अपनी प्रेफरेंस भरी। आपने कहा कि मुझे मेरे घर के पास रहना है, तो मेरी पहली प्रेफरेंस है ये वाला कॉलेज, दूसरी प्रेफरेंस ये पहला वाला कॉलेज है जो पहले नंबर पे है, फिर तीसरी प्रेफरेंस ये है, और चौथी प्रेफरेंस ये है। ठीक है,
आपकी रैंक 1000 है तो मुश्किल ही बात है कि आपको पहले रैंक वाला कॉलेज मिलेगा, क्योंकि इतनी सीट होती नहीं। तो ऑब्वियसली आपने पहली रैंक भरी थी दूसरे कॉलेज को, तो आपको यही दे दिया जाएगा। मान लीजिए कोई स्थिति ऐसी आ गई कि इन दोनों में ही आपको नहीं मिलता, तो आप किसके साथ जाओगे? आप जाओगे तीसरे के साथ, तो आपने तीसरी प्रेफरेंस भरी है। तीसरा भी नहीं मिलता तो किसके साथ जाओगे? चौथी प्रेफरेंस के साथ जाओगे। तो यही प्रोसेस चलता है, ठीक है। एटलीस्ट वहां पे 1000 रैंक है तो एटलीस्ट आप 10 अपनी प्रेफरेंसेस तो भर के आओगे ही, उसमें जो रैंक पे आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। यही प्रोसेस होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक एमएलए या एक एमपी अपनी प्रेफरेंसेस भरता है बैलेट पेपर में, काउंटिंग होती है, यदि पहली काउंटिंग में ही 51% वोट मिल जाते हैं तो आदमी सिलेक्टेड है, इलेक्टेड हो जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर कोई चीज होती है, कोई टाई ब्रेकर बन जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर वहां पर दोबारा काउंटिंग की जाएगी। दूसरी काउंटिंग में जो बाकी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं, उनको हटा के फिर काउंटिंग की जाएगी। और फिर दूसरी काउंटिंग में आपका जो वोट है, अगर वो पहले वाला कैंडिडेट खत्म हो चुका है, वो जा चुका है, वो बाहर हो चुका है, तो आपका वोट किसको चला जाएगा? दूसरे कैंडिडेट को, जो अभी भी भीड़ में लगा हुआ है, ठीक है, जो अभी भी इलेक्शन में। तो ये बात आ जाती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और बैलेट पेपर। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स बिहाइंड द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव में इन तीनों की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 बताता है द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल। और यहाँ पर देखो, मैंने जैसा बोला, हर चीज में एक छुपी हुई चीज होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन के बारे में भी बताया गया है, राष्ट्रपति के रिजाइन के बारे में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का, ठीक है। और राष्ट्रपति का रेजिग्नेशन, राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट। सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, अभी 4 स्टेटमेंट लिख के दे दिए थे और लिखा था कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देता है, नहीं देता। किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। यहाँ पे ये बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनना। जाकिर हुसैन साहब थे हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे ये, ठीक है, तीसरे व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने थे। ये बने थे 1967 में। एग्जांपल दे, क्वेश्चन यहीं से पूछूंगा। 1967 में ये राष्ट्रपति बने थे और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद चुनाव हुए, और चुनाव के बाद बीवी गिरी जो थे, ये राष्ट्रपति बनकर आए थे, ठीक है। अभी पूरी कहानी मैं नहीं डिस्कस कर रहा, केवल यही क्वेश्चन पे ध्यान दो। बीवी गिरी साहब जो है राष्ट्रपति चुनकर आए। बीवी गिरी साहब राष्ट्रपति चुन गए 1969 में। जाकिर हुसैन जी का टर्म 1972 में पूरा होता। तो मुझे ये बताओ कि बीवी गिरी साहब का जो टर्म होगा, क्या ये आपका 1972 में पूरा होगा या 1974 में पूरा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं कमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगा, या अगला सेशन जो होगा उसमें आपको इसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए बताइएगा। क्योंकि क्या होता है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि देखो, जब कभी किसी एमपी की सीट पर बाय इलेक्शन होता है या किसी एमएलए की सीट पर बाय इलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें जो बचा हुआ कार्यकाल होता है वही पूरा होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के केस में बताइए कि क्या होगा, क्या वो बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगा या फिर अपना पूरा कार्यकाल, पूरा टर्म, ठीक है। सो दैट इज द क्वेश्चन, डू आंसर दिस इन। अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 बताता है एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन। री इलेक्शन मतलब भाई किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति का पद संभाला, अब वो क्या है, अब वो व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बनने योग्य है या नहीं है। तो दैट इज कम्स अंडर आर्टिकल 57। तो आर्टिकल 57 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? जी बिल्कुल। एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है? सो देयर इज नो लिमिट ऑन अ पर्सन who can become the president of India। भारत में इसकी कोई लिमिट नहीं है। अमेरिका में भी पहले कोई लिमिट नहीं होती थी, इसलिए फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट नाम के एक राष्ट्रपति थे जो कि 4 बार राष्ट्रपति बने। लेकिन फिर 1950s में एक अमेंडमेंट हुआ, 22nd अमेंडमेंट, जिसके बाद इस टर्म को 2 बारी तक रख दिया गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सो भारत में री एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन क्या है? नो लिमिट, ठीक है। अगला ध्यान से देखो, अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या कहता है? क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। भाई क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने की योग्यता। भाई हम किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, किसी भी सर्विस के लिए जाते हैं, तो एक योग्यता होती है। आप सब सीडीएस का फॉर्म भरते हो तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। एयरफोर्स के लिए जाओगे तो साइंस मांगेगा। इसी प्रकार से जब आप राष्ट्रपति जैसे पद, जो भारत में सर्वोच्चतम पद है,
उसके लिए जा रहे हो तो उसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी, कुछ योग्यता होंगी। तो योग्यता क्या है? सबसे पहली योग्यता है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का एक नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहली बात आ गई। दूसरी बात आ गई, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स, भाई उसकी 35 वर्ष की आयु कंप्लीट हो चुकी हो, 35 या उससे अबव हो, वो बंदा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। तीसरी आ जाती है, तीसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। ये पॉइंट क्या कहता है? दैट ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर इन द हाउस ऑफ पीपल। भाई ये क्या होना चाहिए? ये लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने योग्य का मतलब क्या है? भाई देखो, लोकसभा सदस्य व्यक्ति कौन बन सकता है? ध्यान से सुनना। लोकसभा सदस्य व्यक्ति वो बन सकता है जिसने 25 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, कोई इंसॉल्वेंट व्यक्ति ना हो यानी दिवालिया ना हो, ठीक है, कोई अनसाउंड माइंड ना हो यानी ऐसा मतलब कोई बावरा सा दिमाग ना हो, ऐसा ना हो कि भाई वहां जाके जो है झूठ पकड़म शुरू कर दे। और इसके अलावा उसका जो है बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर हो, मतलब कि उसको किसी पर्टिकुलर केस में गिल्टी ना साबित किया गया हो, ठीक है, उसको गिल्टी ना साबित किया गया हो, ऐसा ना हो, ठीक है, मतलब कोई सजा ना काट रहा हो, ऐसा ना हो। तो ये सब टर्म्स आ जाते हैं। ये जो सजा ना काट रहा हो, ये वाली जो बात है ना, इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं संसद में बैठे हुए हैं, उस पर क्या ही बोले, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को अक्सर पूछ लिया जाता है, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। जब हम वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए क्या आता है? ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और अगला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है आपका क्या? he must shall not be eligible for the election as the president if he holds an house of profit। हाउस ऑफ प्रॉफिट जो है, इस पे बच्चों को बहुत बार दिक्कत होती है और वे कई बार इस सवाल को पूछते हैं। हाउस ऑफ प्रॉफिट को ना कभी भी आप ये मत समझना कि हाउस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कोई आपका प्राइवेट बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, उस चीज को ये नहीं लेता। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें मैं रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे सांसद ऐसे हुए हैं जो कि अपना बिजनेस भी करते हैं और साथ साथ संसद में भी जाया करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस के सिलसिले में कोई बात नहीं होती। यहाँ पे बात क्या होती है? यहाँ पे बात होती है किसी स्टेट, ठीक है, या सेंटर, या फिर कोई एमपी, या फिर एमएलए, या फिर एमएलसी जैसा कोई पद। अगर आप राष्ट्रपति हो तो आप इन सब में से किसी और पद पे नहीं बैठ सकते, ना सेंटर में, ना स्टेट में, ना एमएलए, ना एमपी, ना फिर एमएलसी। इस प्रकार का कोई भी पद आप और धारण नहीं कर सकते। वन पर्सन वन पोस्ट वाली बात। तो हाउस ऑफ प्रॉफिट की बात आ जाती है। और ये वाला पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये आर्टिकल 59 में भी बताया। तो आर्टिकल 59 इज ऑल अबाउट द हाउस ऑफ प्रॉफिट। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अप टू हियर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो, यही बात आ जाती है कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। भाई राष्ट्रपति की यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या होंगी? तो कंडीशंस डिफाइंड रहती हैं, जिसमें से मेन होती है हाउस ऑफ प्रॉफिट की हाउस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगला चलते हैं आर्टिकल 60। और आर्टिकल 60 हमें बताता है ओथ के बारे में, शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं दोस्तों सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में हमारे सीजेआई 47 चीफ जस्टिस हैं कौन? शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े साहब जो हैं इस समय हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में अगर कोई चुनाव होता है तो ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। सीजेआई हैं अरविंद बोबड़े साहब। ही विल कंडक्ट द ओथ सेरेमनी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। इसी प्रकार जब सीजेआई को शपथ दिलाई जाती है तो कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सीजेआई, लेकिन राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसी तरह से हमें चीजें याद करनी। अगला देखो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 60 में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और इसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा करें तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि होता है फॉर द रिमूवल प्रोसेस, जो कि होता है एक रिमूवल प्रोसेस होता है किसका? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का तरीका। कैसे? सुनिए, देखो, आप सबको पता है
कि जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं, जब हम संसद पढ़ते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है, सदस्य नहीं 3 अंग होते हैं, लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा, ठीक है। तो जब इम्पीचमेंट होता है ना राष्ट्रपति का, तो इम्पीचमेंट में भी यही तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में केवल और केवल पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेगी। केवल कौन पार्टिसिपेट करेगी? केवल पार्लियामेंट। कोई विधानसभा नहीं, कोई विधान परिषद नहीं, कुछ नहीं, कोई दिल्ली पुडुचेरी नहीं, कुछ, केवल पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के इलेक्टेड यानी कि चुने गए सदस्य और नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत सदस्य, ये ही दोनों केवल पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग। दूसरी बात है, राष्ट्रपति का जो महाभियोग होगा वो किस आधार पर होगा? भाई राष्ट्रपति ने यदि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी की है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्टिविटी की है और संविधान का उल्लंघन किया है किसी प्रकार से, तो उसके खिलाफ महाभियोग शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक और बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान हमने कहां से लिया है? यूएसए। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, तो शुरू करने से पहले, महाभियोग समझाने से पहले एक बात जान लो, अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, तो राष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से, ठीक है। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट, इसके महाभियोग को कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है आयरलैंड। तो ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन वाली चीज है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं हम किस पे? राष्ट्रपति के महाभियोग पे। राष्ट्रपति के महाभियोग में एक और बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग कैन बी स्टार्ट इन एनी हाउस, कैन स्टार्ट इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। कैन स्टार्ट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। ध्यान से सुनो भाई, प्रेसिडेंट जो है, इन दोनों के, प्रेसिडेंट के खिलाफ दोनों में ही शुरू किया जा सकता है। शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत होगी कि सबसे पहले 1/4 सदस्य, मान लीजिए हम लोकसभा से शुरू कर रहे हैं, तो लोकसभा में सबसे पहले 1/4 सदस्य क्या लेकर आएंगे? प्रावधान। 1/4 सदस्य प्रावधान लेकर आएंगे, और जैसे ही ये प्रावधान लाया जाएगा, उसी समय राष्ट्रपति साहब को एक नोटिस जाएगा, कितने दिन का? 14 दिन का। There will be a notice served to the President of India, that is of 14 days। 14 डेज का एक नोटिस जाएगा, और इस 14 डेज के नोटिस में राष्ट्रपति को पूरा हक होगा कि वो संसद में, जिस सदन में उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वहां पर आए, अपनी बात रखे, या किसी को अपॉइंट करे उसके बिहाफ पर जो उसकी बात को रख सके, ठीक है। फिर 14 दिन तक ये सब कुछ चलेगा। उसके बाद अगर 14 दिन के अंदर उसकी बात को नहीं माना जाता है या प्रावधान वापस नहीं लिया जाता है, तो फिर प्रावधान उसी सदन में आगे चलेगा। और आगे चलने पर अब क्या होगा? अब स्पेशल मेजॉरिटी को देखते हुए 2/3 लोगों ने, स्पेशल मेजॉरिटी को देखते हुए यदि 2/3 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए, यानी लोकसभा के टोटल के 2/3, टोटल, ठीक है, 545 के 2/3 ने यदि हस्ताक्षर कर दिए, तो उसके बाद ये जाएगा अगले सदन में, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में ये प्रस्ताव जाएगा, फिर राज्यसभा में पहले क्या होगी? बहसा बहसी होगी, बातचीत होगी, भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और फिर होगी वोटिंग। और राज्यसभा में भी 2/3 लोगों ने यदि हस्ताक्षर कर दिए, प्रस्ताव पारित कर दिया, तो उसी समय राष्ट्रपति साहब को क्या कह दिया जाएगा? भाई साहब आपका इम्पीचमेंट हो गया है, यू कैन वैकेट द राष्ट्रपति भवन, आप राष्ट्रपति भवन को खाली कर दीजिए। तो ये बात आ जाएगी किसके बारे में? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। तो यहाँ पर जितने स्टेप्स हैं, सबसे पहले 1/4, फिर उसके बाद 14 दिन का नोटिस, फिर 2/3, फिर 2/3। किसी भी एक स्टेप पर यदि ये रुक जाता है, तो पूरा प्रोसेस दोबारा से शुरू किया जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ ये नहीं जारी किया गया है। नॉट इवन अ सिंगल टाइम इट हैज बीन यूज्ड against any president, okay? So that is the thing behind the impeachment process of the president of India। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपको यहीं से क्या मिल जाएगा? सवाल आपका मिलेगा। That was the impeachment of president, and the last article about the president of India is article 62, from article 52 to article 62। 62 के बारे में बात करें, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ज्यादा
सोचने की जरूरत नहीं है, सुनो। किसी भी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई? सबसे पहले टर्म पूरा होने वाला हो, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है राष्ट्रपति बीमार हो। तीसरा कारण हो सकता है सबसे बुरा भाई मृत्यु हो जाए। तो किसी भी कारणवश यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके केस में हमें उस वैकेंसी को फुलफिल करना होगा। यदि टर्म पूरा होने वाला है तो टर्म पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए। जिस दिन टर्म पूरा हो रहा है उस दिन राष्ट्रपति बदल दिया जाए, ठीक है। उसके बाद यदि बीमार हैं तो वाइस प्रेसिडेंट क्या काम करेंगे? एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे, क्या वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करना शुरू कर देंगे, कार्यवाहक के तौर पर काम करना शुरू। डेथ हो जाती है तो फिर वही होगा, उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे, और जितनी देर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे उनको जो अलायंसेस मिलेंगे, उनको जो प्रावधान मिलेंगे वो सब प्रेसिडेंट वाले होंगे, लेकिन वो पूरे फुल टर्म प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। उसके बाद प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे, प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे, जो नया व्यक्ति आएगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। वाइस प्रेसिडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग अबाउट आर्टिकल 62 टू फुलफिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, ठीक है। So that is Article 62 for you guys, and that was President of India. We had discussed from Article 52 to Article 62. I hope it is clear to all of you. A little bit, or it is clear to all of you. Apart from it, if you want to clear this particular topic in depth, also you can join us on Unacademy. You can join us on Unacademy and download Unacademy learning app, and do follow me. My profile will be there as Sameer Singhal in the defense category. Do follow me there. और उसके साथ साथ दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आज का सेशन हमारा, पर्टिकुलरली राष्ट्रपति से संबंधित जिन आर्टिकल्स को हमें डिस्कस करना था फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल। इसके अलावा और भी चीजें हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उस पर भी एक जल्दी ही सेशन होगा जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्ति पर चर्चा करेंगे, ठीक है। वो सेशन होगा बाद में। आज के लिए इतना ही। आप कोई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 10% ऑफ मिलेगा। डू यूज दिस कोड SAMI10. SAMI10 is my referral code. You can use it for the 10% discount on any subscription that you will have. और उसके साथ साथ दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम को। Very thank you for being with me in this session, guys. It was nice teaching to all. God bless you all, guys, and bye bye, guys.